आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है 13 और सीक्रेट सोल्जर्स ऑफ बेनगाजी। ये स्टोरी कुछ ऐसे सोल्जर्स की है जो 13 घंटे एक कैओस की सिचुएशन में गुजारते हैं। स्टोरी की मेन सिचुएशन मूवी के स्टार्ट में बताई जाती है। अक्टूबर 2011 में फ्रेंच और ब्रिटिश आर्मी लीबिया पर एयर स्ट्राइक करती है और एयर स्ट्राइक के दौरान ही लीबियन लोग मुअम्मर कद्दाफी जो कि उनका डिक्टेटर होता है और जिसने 42 साल उन पर हुकूमत की होती है उसको ब्रूटैलिटी से मार देते हैं। यूएस सील्स लीबिया में मौजूद बेनगाजी डिप्लोमेटिक कंपाउंड को क्रिटिकल घोषित कर देते हैं कि बहुत सारे लोग कद्दाफी के खिलाफ भी होते हैं मगर कुछ लोग कद्दाफी के साथ भी होते हैं और ये लोग मिलिटेंट्स होते हैं जो फिरका वारियत और फसादात फैलाने वाले लोग होते हैं। इन सब हालात के बाद वहां पर मिलिटेंट सिविल वॉर शुरू कर देते हैं। डिप्लोमेटिक कंपाउंड जिसकी अभी हमने बात की जिसको क्रिटिकल घोषित किया जाता है, ये वो कंपाउंड होता है जिसमें CIA अपने ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही होती है। आगे हम देखते हैं कि लीबिया में मौजूद तमाम एम्बेसीज बंद हो जाती हैं सिवाय US डिप्लोमेट आउटपोस्ट और CIA बेस के। US आर्मी कद्दाफी के बाद उसकी इल्लीगल वेपन फाउंड्रीज में लीथल वेपन को खत्म करने के लिए ऑपरेशन करती है इससे पहले कि वो ब्लैक मार्केट में सेल हो। कद्दाफी बहुत सारे इल्लीगल वेपन्स के कारोबारों में मुलव्विस होता है जो कि नेशनल और इंटरनेशनल तरीके से काम कर रहे होते हैं। आज जिस स्टोरी के बारे में हम बात कर रहे हैं ये एक ट्रू स्टोरी है जहां से मूवी की स्टोरी मेन स्टार्ट होती है। CIA बेस और एम्बेसी को प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स जो कि ग्लोबल रिस्पांस स्टाफ होता है उसने संभाला होता है जिसको GRS भी कहते हैं। जैक सिल्वा जो कि मूवी का मेन किरदार है लीबिया एयरपोर्ट पर अराइव होता है और एक आर्मी ऑफिसर है उसको रॉन जिसका असल नाम टायरॉन होता है जो कि GRS का कमांडर भी होता है और सिल्वा का बहुत अच्छा दोस्त भी होता है, सिल्वा को पिक करने के लिए आता है। सिल्वा और उसकी मुलाकात होती है और वो उसको लेकर जा रहा होता है। उस सिल्वा को लीबिया के बारे में बताता है और इसी दौरान मिलिटेंट्स को देखता है जो रास्ता रोक कर खड़े होते हैं और लोगों पर तशद्दुद कर रहे होते हैं। ये भी उसी एक हिसार में फंस जाते हैं और मिलिटेंट्स का सरगना उन तक पहुंच जाता है। वो हैविली आर्म्ड होते हैं, 50 कैलिबर गन्स और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स उनके पास होती हैं और इनको पता होता है कि अब इनकी खैर नहीं। रॉन बहुत सियाना कमांडर होता है। वो इसी दौरान अपनी बेस से कांटेक्ट करता है और निगोशिएट करने की कोशिश करता है कि उसे हेल्प चाहिए मगर बेस से उसका बॉस उसको बताता है कि हेल्प अभी उसकी रीच से बहुत दूर है। इसी दौरान मिलिटेंट्स के ग्रोह का सरगना उन तक पहुंच जाता है और उनको कहता है कि वो उनकी गाड़ी की तलाशी लेंगे मगर वो उसको गाड़ी की तलाशी लेने से मना करता है और उसे कहता है कि अपना काम करें और हमें अपना काम करने दें और हमें जाने दें। मगर वो उसे कहता है कि वो उसे मार देंगे और रॉन उसको बताता है कि उसके पास एयर स्ट्राइक है जो कि उसी वक्त वो उसको ख़त्म कर सकता है, तो उसके लिए बेहतर ये होगा कि वो उसका रास्ता छोड़ दे और रॉन को जाने दे। वो ये बात मान जाता है और रॉन निकलने में कामयाब हो जाता है। हालांकि वहाँ एयर सपोर्ट का जो बहाना होता है वो एक झूठ ना होता है। रॉन सिल्वा और बाकी टीम को इंट्रोड्यूस कराता है और चीफ से भी उसकी मुलाकात कराता है। चीफ टीम को बताता है कि सिटीजन के साथ एंगेज ना करें और उनसे जितना हो सके दूर रहें। आगे हम देखते हैं CIA का एक कंपाउंड। CIA का कंपाउंड एक रईस लेबनानियन के घर होता है जो CIA ने लीज पर खरीदा होता है। सिल्वा को कंपाउंड के बारे में टीम में एक बताता है और उसको A-B-C-D बिल्डिंग के बारे में बताता है। जैसा कि हालात बहुत ख़राब होते हैं तो इसी दौरान सिल्वा को कुछ लीबियंस के साथ हालात को बेहतर करने और CIA की हेल्प के लिए 2 फॉरेनर्स के साथ भेजा जाता है ताकि वो हालात को बेहतर कर सकें और एम्बेसडर्स जो बाकी मुल्कों के हैं वो भी वापस आ सकें और सिचुएशंस को कंट्रोल किया जा सके। टायरॉन लीड कर रहा होता है और सिल्वा को फॉरेनर लड़की की सिक्योरिटी पर रखा जाता है। इसी दौरान 2 इंट्रूडर्स उनके पीछे लग जाते हैं और उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं मगर टायरॉन अपनी समझदारी से उनको बचा लेता है। वापस आ जाने के बाद सिल्वा और उसकी टीम को बताया जाता है कि एम्बेसडर जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एम्बेसडर है वहाँ पर आकर रहना चाहता है और सिक्योरिटी के हालात को GRS के जिम्मे लगाया जाता है ताकि वो जगह को देखें और उसकी सिक्योरिटी का अंदाज़ा लगा सकें। एम्बेसडर वहां आकर कुछ हालात को बेहतर करना चाहते हैं, लोगों और US एम्बेसी के ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहता है। सिल्वा और उसकी टीम 9 एकर्स कंपाउंड का जायजा लेते हैं और वहां सिक्योरिटी मेजरमेंट्स को देखते हैं मगर सिक्योरिटी मेजरमेंट्स के साथ सहमत नहीं होते क्योंकि हमले के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा होने के साथ साथ एक खुला भी होता है जो
एक छोटी सी टीम के लिए संभालना मुश्किल काम होता है। यूएस एम्बेसडर क्रिस स्टीवंस बेनगाजी में अपने चंद सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ आ जाते हैं ताकि वो यहाँ पर मौजूद हालात को बेहतर कर सके और अमन व अमान का क़याम दोबारा से हो सके। अगला दिन भी बाकी तमाम दिनों की तरह ही होता है और सिल्वा और बाकी तमाम टीममेट्स अपनी फैमिली से बात करते दिखाई देते हैं। सिल्वा की वाइफ इन सब सिचुएशंस को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है और अकेले तमाम बच्चों को नहीं संभाल पा रही होती और सिल्वा को कहती है कि वो वापस आ जाए ताकि वो मिलकर इस सब को संभाल सकें। और सिल्वा उसको हौसला देता है और वापस आने की बात करता है। 11 सितंबर की सुबह, जो कि एनिवर्सरी होती है 9/11 अटैक की, स्टीवंस एक सस्पिशियस मैन को कंपाउंड की फोटोज लेते हुए देखता है और उसी रात अंसार अल शरिया के अटैकर्स कंपाउंड पर हमला कर देते हैं। स्टीवंस, जो कि एम्बेसडर का गार्ड होता है, एम्बेसडर को बॉडी आर्मर पहनने और सेफ हेवन में जाने का बोलता है, जो कि उसी कंपाउंड के अंदर मौजूद होता है, जिसको ब्रीच करना बहुत मुश्किल होता है। अचानक का ये हमला एक कैओस की सिचुएशन क्रिएट कर देता है जो काबू से बाहर हो जाती है। 40 से ज़्यादा लोग एम्बेसडर पर हमला कर देते हैं और चीफ इस सिचुएशन से परेशान हो जाता है। ये बात सिल्वा और इसकी टीम को पता चलती है, जो 1 किलोमीटर दूर होते हैं एनेक्स में, जो कि CIA का ऑफिस होता है। ऐसी सिचुएशन में टायरॉन, जो कि सिल्वा का बॉस होता है, अपनी टीम को बोलता है कि उनमें से किसी को भी जाने की ज़रूरत नहीं है, मगर उनके पास हमारे अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। और ये कहकर वो उनका हौसला बढ़ाता है और उन मिलिटेंट्स को मार गिराने का अज़्म करता है। इसी दौरान एम्बेसडर्स प्लेस से ट्रिपोली को हेल्प की कॉल की जाती है। ट्रिपोली US की करीबी बेस होती है जो हेल्प कर सकती है उस वक्त, मगर ट्रिपोली उसको बताती है कि वो और बेनगाजी का फासला 400 माइल से ज़्यादा है और इस वक्त वो वहाँ पर फौरन नहीं मौजूद हो सकते। ट्रिपोली वहाँ पर मौजूद हेल्प की बात करते हैं, जो कि सिल्वा और उसकी टीम होती है जो बेनगाजी में मौजूद होती है, मगर उनका चीफ ऐसे ना करने की हिदायत देता है और उनको यहीं रुकने का कहता है, क्योंकि वो ये कहता है कि ये उसकी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है। इसी दौरान हम देखते हैं कि मिलिटेंट्स लगातार उन पर हमला कर रहे होते हैं। एम्बेसडर अपनी रेजिडेंस में सेफ हाउस में पहुंचने में कामयाब हो जाता है। उसके साथ उसका एक IT स्पेशलिस्ट और उसका पर्सनल गार्ड स्मिथ मौजूद होता है। मिलिटेंट्स सेफ हाउस में नहीं दाखिल हो पा रहे होते क्योंकि वो बुलेट प्रूफ एरिया होता है, मगर वो डीजल से तमाम जगह को आग लगा देते हैं ताकि एम्बेसडर अंदर ही मर जाए। वो लगातार हेल्प की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी दौरान बिकलैंड, जो कि एम्बेसडर का गार्ड होता है, मदद के लिए एस्केप करने में कामयाब हो जाता है। एनेक्स, जो कि CIA का हेडक्वार्टर होता है लीबिया में, वहाँ सिल्वा और उसकी टीम बहुत शिद्दत से एम्बेसडर की हेल्प के लिए जाना चाह रहे होते हैं, मगर उनका बॉस उनको ये करने की इजाज़त नहीं दे रहा होता क्योंकि वो नहीं चाहता कि एनेक्स उन मिलिटेंट्स के सामने एक्सपोज हो जाए। टायरॉन चीफ के ऑर्डर के बगैर ही कंपाउंड की तरफ अपनी टीम के साथ निकल जाता है ताकि वो एम्बेसडर की हेल्प कर सके और वहां जाकर वो डेल्टा फोर्स, जो कि एम्बेसडर की सिक्योरिटी होती है, उससे मिलते हैं। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं और उनके हाथ से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। US आर्मी की क्विक रिस्पांस फोर्स, जो कि इटली में डिप्लॉय होती है, हेल्प के लिए निकलती है, मगर उनको पहुंचने में भी बहुत वक्त होता है। सिल्वा और वुड्स कंपाउंड के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो जाते हैं और अपने बाकी साथी स्मिथ और स्टीवंस को ढूंढते हैं, मगर सिर्फ स्टीवंस की ही बॉडी को देख पाते हैं। एक बहुत इंटेंस फायर फाइट के बाद वो वहां से निकल पाने में कामयाब हो जाते हैं, मगर बिकलैंड गलत डायरेक्शन में चला जाता है, जो मिलिटेंट्स को एनेक्स का रास्ता दिखा देता है और मिलिटेंट्स उसका पीछा करते हैं और एनेक्स का रास्ता जान जाते हैं। कुछ टीम वहां से भाग रही होती है और रास्ते में उनको मिलिटेंट्स रोक लेते हैं। मिलिटेंट्स ये प्रिटेंड करते हैं कि वो उनके दोस्त हैं, मगर जब टीम ये बात समझ जाती है तो वो उन पर हमला कर देते हैं, मगर बुलेट प्रूफ कार होने की वजह से वो बचने में कामयाब हो जाते हैं और मुश्किल से बहुत सारे गन फायर्स और RPGs को बर्दाश्त करते हुए वो कंपाउंड में पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। थोड़ी सी देर में ही टायरॉन अपनी टीम B के साथ भी वहां पर पहुंच जाता है, मगर मिलिटेंट्स एनेक्स का रास्ता जान चुके होते हैं। ये जानते हुए मिलिटेंट्स अब दोबारा हमला करेंगे। वो हर मुमकिन मदद की कोशिश करते हैं। मिलिटेंट्स एनेक्स पर हमला कर देते हैं और जो पॉसिबल हेल्प उनको मिल सकती है वो ट्रिपोली की तरफ से ही होती है और ट्रिपोली से डोहेट्री, जो कि डेल्टा फोर्स का होता
ہوتا ہے اپنے ساتھ کچھ آرمی پرسنز کو لے کر وہاں پر پہنچ جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی دوران GRS کی ٹیم ملیٹنٹ سے لڑتی رہتی ہے تاکہ وہ مدد آنے تک ٹائم بورو کر سکے۔ اتنی دیر میں ان کو بتایا جاتا ہے کہ ٹریپولی سے ISR جو کہ ایک سیکرٹ ہیلپ ہوتی ہے ان تک آ رہی ہے۔ ٹریپولی وہاں پہنچ جانے کے بعد CIA اور ڈیلٹا فورس جو کہ ایمبیسڈر کی فورس ہوتی ہے اس کو وہاں سے لے جانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ اسی دوران ہی ملیٹنٹس مارٹر اٹیک کر دیتے ہیں۔ مارٹر اٹیک بہت ہی زیادہ سنگین اور سخت اٹیک ہوتا ہے۔ مارٹر اٹیک جو کہ پہلا مارٹر گولہ گرتا ہے، اوبن اور گیسٹ اس میں شدید زخمی ہو جاتے ہیں۔ گیسٹ کی لیفٹ بازو مارٹر کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہے۔ گیسٹ کی ہیلپ کرنے کے لیے ٹائرون ووڈ جو کہ سلوا کا باس ہوتا ہے اس کی طرف بڑھتا ہے اور دوسرا ہی ایک مارٹر گولہ اس کی جان لے لیتا ہے۔ دو لگاتار مارٹر اٹیک بہت زیادہ نقصان کر چکے ہوتے ہیں اور اسی دوران ایک تیسرا اٹیک جو کہ ڈوہٹری کے بالکل سامنے ہوتا ہے اس کی بھی جان لے لیتا ہے۔ سلوا یہ دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اپنا ایک قریبی دوست کھو دیتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اینیکس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہوتی ہے، ان کے پاس ایمو مین فورس بالکل ختم ہو چکی ہوتی ہے اور اب وہ لڑنے کے قابل نہیں ہوتے۔ اس سچویشن میں ہی وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی طرف ایک بہت بڑا لشکر جس میں گاڑیاں، اینٹی ایئر کرافٹ گنز اور بہت زیادہ سولجر موجود ہیں ان کی طرف آ رہا ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ شاید اب یہ ان کا آخری وقت ہے اور اب وہ نہیں بچ پائیں، مگر جیسے ہی گاڑیاں ان کے گیٹ کے قریب پہنچتی ہیں تو ان کو یہ انکشاف ہوتا ہے کہ گاڑیاں لیبیا شیلڈ فورس کی ہیں جو کہ ملیٹنٹس کے خلاف کام کر رہی ہیں اور وہاں اینیکس کی ہیلپ کے لیے آئی ہوتی ہیں۔ یہ جان کر ان کو بہت سکون ملتا ہے۔ اب ان کو لگتا ہے کہ شاید اب وہ بچ پائیں، مگر اب تک امریکن سپورٹ ان تک نہیں پہنچی۔ اب ایئر سپورٹ پہنچ جانے کے بعد CIA سٹاف اور گیسٹ کو پلین میں پہلے بھیج دیا جاتا ہے اور باقی لوگ جو کہ GRS کی ٹیم ہوتی ہے وہاں ہی رکتے ہیں اپنے دوستوں کی باڈیز کے ساتھ، جن میں سٹیونز، سمتھ، ٹائرون ووڈز اور ڈوہٹری ہوتے ہیں، جب تک کہ اگلی فلائٹ نہ آ جائے جو ان کی ہیلپ کر سکے۔ کچھ ٹائم کے بعد لیبنانی ہیلپ ان تک پہنچتی ہے جو ان کو لے کر جانے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ مووی کے اختتام میں پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ سروائیورز ہوتے ہیں اور جو لوگ فوت ہو گئے ہوتے ہیں ان کو ایک پرائیویٹ سرمنی میں میڈلز دیے جاتے ہیں اور وہ اس فرسٹ کمبیٹ کے بعد، جن میں سلوا اور باقی لوگ بھی شامل ہوتے ہیں، ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں اور باقی اپنی زندگی میں اپنی فیملیز کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ گیسٹ کی بازو کو کافی سرجریز کے بعد بچا لیا جاتا ہے، مگر ایمبیسڈر اور باقی لوگ جو اس ہیوی کمبیٹ میں مارے جاتے ہیں اور اپنے خدا کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا ایک بہت بڑا نقصان اس کے ایمبیسڈر کے جانے کی وجہ سے ہوتا ہے اور اسی ایمبیسڈر کی وجہ سے سلوا اپنا دوست کھو دیتا ہے۔ Hope you enjoyed the video. Do like, comment to let me know about your precious suggestions. See you soon in the next video.